हेलो दोस्तों। साबिर सूत्रा के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है एपीआई सिक्योरिटी। तो अगर आप कॉलेज में हैं या प्रोग्रामिंग ट्राई कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको एपीआई का आपने सुना होगा या एटलीस्ट आप डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि एपीआई किस तरह से काम करते हैं। तो आज मैं उसकी सिक्योरिटी की बात करूंगा। तो आज हम कवर करेंगे एपीआई क्या होती है एकदम बेसिक से, एपीआई सिक्योरिटी में क्या होता है, उसके रिस्क क्या होते हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स एपीआई सिक्योरिटी के अराउंड हो चुके हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, करंट मार्केट में सोल्यूशंस क्या हैं, और एपीआई वर्सेस एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एपीआई क्या है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और असेंशली ये एक तरीका है जिसके थ्रू एप्लीकेशंस डेटा एक्सचेंज करती हैं। ओके। दो सॉफ्टवेयर एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आज की डेट में आपके पास नेटफ्लिक्स हॉटस्टार इनके सब्सक्रिप्शंस हैं, और अगर आपने घर पे आपने कोई स्मार्ट टीवी ले रखा है तो स्मार्ट टीवी के अंदर वो अगर आप अपने लॉगिन कर देते हैं तो स्मार्ट टीवी वहाँ से भी लाइब्रेरी ले आता है कि नई मूवीज़ कौन सी पब्लिश हुई हैं। ओके। रिकमेंडेशंस दे देता है। ये कैसे हो रहा है? नेटफ्लिक्स ने को तो नहीं पता कि आपका सोनी टीवी क्या है। एक्चुअली क्या हो रहा है, सोनी टीवी नेटफ्लिक्स से डेटा पुल कर रहा है। ठीक है। और नेटफ्लिक्स परमिशन दे रहा है कि आप ये डेटा पुल कर सकते हैं, एज इस टीवी को परमिशन दे रहा है। तो ये जो काम हो रहा है ये दो एप्लीकेशंस के बीच में हो रहा है, ये एपीआई के थ्रू हो रहा है। Okay? तो ये बड़ा कॉमन है आजकल। जैसे जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेट्स से आपने कोई शॉपिंग करी और आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट किया, तो जो वेबसाइट है जो सामान बेच रही है, ई कॉमर्स प्लेयर, उसको सिर्फ एपीआई कॉल करनी है पेमेंट गेटवे की, और उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगा। और इसीलिए आपको इंटरफेस देखते हैं कि जब आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले वो सॉरी पेमेंट के टाइम पे वो सब आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे आप लेट्स से कोई वॉलेट यूज़ कर रहे हैं पेटीएम जैसा, और आप उसमें अपनी इनपुट करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो जाके पेटीएम के सर्वर से इन्फॉर्मेशन लाता है, वैलिडेट करता है, और आपके अकाउंट से पेमेंट चला जाता है। ये सारा यूपीआई के थ्रू काम हो रहा है। ओके। और आज की डेट में ये हो गया कि हर बिजनेस एपीआई यूज़ करता है, क्योंकि हर बिजनेस कनेक्टेड है, हर बिजनेस हाइपर कनेक्टेड है, मैं यहाँ तक बोलूँगा। क्योंकि हर एप्लीकेशन दूसरी एक बिजनेस की एप्लीकेशन से आमतौर पे इनपुट ले रही है या बात कर रही है। और आमतौर पे ऑन एन एवरेज, और रिपोर्ट से मैंने डेटा निकाला है कि 1.5 बिलियन एपीआई कॉल्स होती हैं पर ईयर एंटरप्राइज साइट्स के लिए। और जो एपीआई ट्रैफिक है वो नॉर्मल वेब ट्रैफिक से को आउटग्रो कर गया है। आज की डेट में इंटरनेट पे 71.3% जो ट्रैफिक है वो एपीआई ट्रैफिक है। एंड इसीलिए थ्रेट एक्टर्स एपीआई की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर उनको एपीआई की एक्सेस मिल गई तो बिजनेस एप्लीकेशन में कोई लॉजिक अब्यूज़ कर सकते हैं, कुछ फीचर अब्यूज़ कर सकते हैं, और उनको बिजनेस की एप्लीकेशन की एक्सेस मिल सकती है। ओके। तो ये है एपीआई क्या होती है। Okay? अब चार टाइप की एपीआई होती है वेब एपीआई के फॉर्म में, और भी टाइप के एपीआई होते हैं। वेब मतलब एसेंशियली ब्राउजर बेस्ड कम्युनिकेशन एचटीटीपी के ऊपर। और इसमें जो चार टाइप्स होते हैं वो रेस्टफुल जो सबसे कॉमन होती है, जिसमें जो डेटा टाइप होता है वो जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन। सेकंड कैटेगरी है ग्राफ क्यूएल, ये फेसबुक के द्वारा डेवलप की गई है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि एक सिंगल पोस्ट, एक सिंगल क्वेरी के अंदर वो डेटा ला सकती है। रेस्टफुल में क्या होता है कि आपको मल्टीपल क्वेरीज करनी पड़ती हैं, गेट पोस्ट क्वेरी कहते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मगर अगर आप एपीआई के साथ प्ले करेंगे तो आपको इस तरह की ये कुछ क्वेरीज हैं के फॉर्मेट्स हैं जो आपको पता चल जाएंगे। थर्ड जो कैटेगरी की लैंग्वेज सॉरी जो एपीआई होती है वो है सोप। सोप एक्सएमएल यूज़ करता है रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए, और ये स्टैंडर्ड ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इसको लेगेसी ही माने। और उसके अलावा एक और है जी आर पी सी ए पी आई, जो कि गूगल ने डेवलप किया है। ये हाई परफॉर्मेंस प्रोटोकॉल है, और ये आमतौर पे ईस्ट वेस्ट यानी कम्युनिकेशन के लिए होता है, यानी एप्लीकेशंस के बीच में यूज होता है। ओके। तो आमतौर पे जब दो बिजनेस एप्लीकेशंस को बात करनी होती है तो या तो वो रेस्टफुल या ग्राफक्यूएल बेस्ड एपीआई को रन करेंगे और डेटा एक्सचेंज करेंगे। ओके। तो अगर आपको देखना है कि कौन सी एपीआई सपोर्टेड है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। अगर उस वो लोग एपीआई सपोर्ट करते हैं तो उसके प्रोडक्ट का नाम के आगे आप एपीआई लिख दीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि ग्राफक्यूएल बेस्ड है या रेस्टफुल बेस्ड है।
और अगर जीआरपीसी है तो किस तरह से सपोर्ट करती है। सोप आपको कब मिलेंगी आज की डेट में, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे कि एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। तो एंड पॉइंट एक ऐसी रिसोर्स होती है जिससे कि आप कोई यूनिक चीज़ आप एपीआई के अंदर या आप एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रिसोर्स पाथ हो सकता है जिसको हम यूआरआई और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी करते हैं, और इस पर एक ऑपरेशन होता है, जैसे एग्जांपल क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये कुछ ऑपरेशन है जिससे कि आप डेटा ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक एपीआई होती है एक टर्म, एक ऐसी एपीआई जो कि कोई भी डेवलपर यूज़ कर सकता है उस एप्लीकेशन के लिए। एक्सटर्नल एपीआई आमतौर पर पब्लिक एपीआई की तरह इसको इंटरचेबली यूज़ किया जाता है, यानी ऐसी एपीआई जिसको इंटरनेट पर एक्सपोज किया जाता है। प्राइवेट एपीआई ऐसी एपीआई जो कि ट्रस्टेड डेवलपर ही एक्सेस कर सकते हैं और वो सिक्योर होती है सपोजिटली। ऑथेंटिकेटेड एपीआई यानी डेवलपर से अपने क्रेडेंशियल वैलिडेट किया तब उसको एपीआई की एक्सेस मिलेगी। अनऑथेंटिकेटेड यानी ऐसी एपीआई जिसमें उसको अपने क्रेडेंशियल्स उसने नहीं डाले हैं और फिर उसको एपीआई की एक्सेस मिलेगी। नॉर्थ साउथ यानी ऐसी एपीआई जिससे कि थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन से वो इंटरनेट के थ्रू। जैसे एग्जांपल मैं एक अपनी ऐप बनाता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्मार्ट टीवी वाली, तो ये नॉर्थ साउथ का एग्जांपल है कि सोनी का टीवी या सैमसंग का टीवी नेटफ्लिक्स का डेटा पुल करके दिखा रहा है। ठीक है। उसके अलावा बैंक और वॉलेट भी इस तरह की इसी कैटेगरी एपीआई यूज़ करेंगे, और इस वजह से नहीं ऐसी एपीआई जो कि इंटरनल एप्लीकेशन को कनेक्ट करने में काम में आएगी खुद की फंक्शनैलिटी के लिए। ओके। तो ये एक मेरी स्क्रीन पे, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक फ्लो दिखाया है कि किस तरह से वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एपीआईज एक्सपोज कर रखी हैं। कुछ आउटबाउंड पब्लिक फेसिंग एपीआई है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कुछ ईस्ट वेस्ट एपीआई है जो कि इंटरनल एप्लीकेशंस के बीच में यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा पार्टनर एपीआईज हैं जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस के लिए यूज़ हो रही हैं, जो कि स्पेसिफिक पार्टनर्स आपका डेटा ले सकते हैं। अ, और जैसे एग्जांपल स्मार्ट टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो एड्स आपके ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं तो वो लोग ऐड पब्लिश करते हैं, तो उनके बीच में एक अलग एपीआई होती है, इसको वो ऑथेंटिकेटेड एपीआई की कैटेगरी में आएगी। ओके। तो ये कुछ टर्म्स है। अच्छा, एपीआई किस तरह से काम करती है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजती है, और वो रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू जाती है। वो मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकता है, वेबसाइट भी एक रिक्वेस्ट भेज सकती है HTTP, और जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर एक एपीआई एक्सपोज होगी और वो रिस्पॉन्स देगी। वो रिस्पॉन्स जा सकता है जेसन फॉर्मेट में, एक्सएमएल फॉर्मेट में, किसी और फॉर्मेट में, ये सपोर्टेड है। जेसन एक्सएमएल सबसे कॉमन है, उसमें भी जेसन सबसे ज़्यादा कॉमन है। ओके। तो मैं जैसे एग्जांपल हूँ, मैं एक वेदर एप्लीकेशन बना रहा हूँ, और उस वेदर एप्लीकेशन को मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की तो वेदर सर्विस है नहीं, मेरे पास सैटेलाइट्स नहीं है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक एप्लीकेशन में अपनी लिखना चाहता हूँ जो कि वेदर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। ओके। आपने देखा होगा सर्च इंजन में, गूगल वगैरह में आप जब लॉगिन करें तो वेदर की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं कि अगले 7 दिनों का टेम्परेचर कैसा है। तो ये इसलिए नहीं है कि दिखा पा रहा है कि गूगल उसके पास खुद की सैटेलाइट्स हैं जो वेदर प्रेडिक्ट कर रही हैं। होता क्या है, उनके पास वो एपीआई एक्सचेंज करते हैं वेदर सर्विस से, और हर सर्विस जो वेदर की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली जो कंपनी है जिसके पास वो डेटा है, उसके पास बहुत सारा एपीआई के ना सेक्शंस होंगे, या इंफॉर्मेशन के पार्ट्स होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे, जिसमें करंट टेम्परेचर, फोरकास्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये सारे की लोकेशंस होंगी, यूआरआईज होंगी, जिसको मेरी जो एप्लीकेशन है वो कॉल आउट करेगी, गूगल की एप्लीकेशन कॉल आउट करेगी, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले आएगी। ओके। तो इस तरह से ये एपीआईज काम करती हैं। ओके। अब ये तो हो गया एपीआई का ओवरव्यू। अब हम जो अगली चीज़ बात करेंगे वो है एपीआई सिक्योरिटी क्या है। तो एपीआई सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि एपीआई के अंदर दो एप्लीकेशंस
बात कर रही हैं, ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है अगर या अगर एपीआई प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है तो भी वो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, ओके। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है एपीआई सिक्योरिटी का कि जो बिजनेसेस इस तरह की अपनी एप्लीकेशंस को एक्सपोज कर रहे हैं वो कई सारे रिस्क से बच सके, ओके। ये रिस्क किस मल्टीपल कैटेगरीज के हो सकते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक रियलाइज़ किया हो एपीआई इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करती हैं, और अगर कोई साइबर क्रिमिनल्स हैकर्स ये लोग इस एपीआई को अब्यूज़ करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लें, अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन निकाल लें, तो ये कैटेगरी हो सकती है रिस्क की। तो चलिए रिस्क की बात करते हैं, ओके। सबसे पहली जो रिस्क है वो एसेंशियली उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वल्नरेबिलिटी एक ऐसा ऐसा एपीआई के अंदर एक ऐसा बग हो सकता है या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता मिस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जिसके थ्रू अटैकर एप्लीकेशन का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर सकता है, एपीआई को मिसयूज़ कर सकता है। जैसे एग्जांपल कंपनी ने सैमसंग और नेटफ्लिक्स ने टाई अप किया कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन कल कोई रैंडम ब्रांड आ जाती है टीवी की और वो नेटफ्लिक्स की एपीआई को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन दिखाने लग जाती है, और तो इट इज़ अनअप्रूव्ड एक्सेस, राइट। तो इस तरह से एपीआई को अब्यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें कल कई कैटेगरी हो सकती हैं, जैसे कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एक कैटेगरी है जिसमें वीक पासवर्ड, इम्प्रॉपर क्रेडेंशियल्स, आउटडेटेड मेथड्स के थ्रू एपीआई को एक्सेस कर लेना, अनऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट्स, जैसे कि ऐसे यूआरएल्स जिसको कोई एक्सेस नहीं करेगा उनको एक्सेस कर पाना। एक रिपोर्ट है इम्परवा नाम की कंपनी की, उसमें लोगों ने बताया कि ऑन एन एवरेज 21 अनऑथेंटिकेटेड एपीआई एंड पॉइंट्स रहते हैं पर अकाउंट, ओके। उसके अलावा अलग जो इशू हो सकता है वो ब्रोकन ऑथराइजेशन का हो सकता है, यानी कि ऐसे डेटा की परमिशंस की एक्सेस दे देना जिसके लिए आपने परमिशंस ही नहीं दी हैं। इनसिक्योर डेटा एक्सपोजर, यानी डेटा को एक्सपोज कर देना बिना बिना सिक्योरिटी के, ओके। उसके अलावा एक्सेसिव रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाना। एग्जांपल आपने कर रखा है कि जो नेटफ्लिक्स है वो एक टीवी से एक बार में एक ही मूवी करेगा, एक लोकेशन या एक टीवी से वो बेस्ड ऑन द अकाउंट 4 ही मूवी चला सकता है। जैसे आपने टॉप टियर सब्सक्रिप्शन ले रखा है लेकिन अचानक कोई 50 मूवी प्ले करने लग जाता है उसी अकाउंट से, ओके। या सेम टीवी 50 बार क्वेरी कर रहा है। उसके अलावा सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन जिसमें डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल, अनपैच वल्नरेबिलिटी, अननेसेसरी फीचर इनेबल्ड है उसकी वजह से कुछ एपीआई का मिसयूज हो जाए। उसके अलावा अनसेफ कंजम्पशन की डेटा जो भी एपीआई रिक्वेस्ट आ रही है वो किसी ने फॉर्मेट वैलिडेट नहीं किया, उसकी वजह से जो एप्लीकेशन है उनमें कोई इशू है हो गया, एप्लीकेशन क्रैश कर रही है। उसके अलावा शैडो एपीआई जिसका दूसरा नाम अनडॉक्यूमेंटेड और अनडिस्कवर्ड एपीआईज होती है, ये वो एपीआईज होती हैं जिनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना होता। डेवलपर क्या करते हैं, कई बार अपने काम आसान करने के लिए एपीआई लिख देंगे लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, ओके। तो इस तरह की एपीआईज कई बार साइबर क्रिमिनल्स मिसयूज़ कर लेते हैं। डेटा ने प्रूव किया है कि ऑन एन एवरेज एक किसी भी अकाउंट के अंदर 29 शैडो एपीआईज मिलती हैं। उसके अलावा डेप्रिकेटेड एपीआई पॉइंट्स, यानी ऐसी रिसोर्सेज, ऐसी यूआरआईज जिसको बंद हो जाना चाहिए था वो एब्सोल्यूट है। एक एप्लीकेशन को डेटा नहीं रखती वहाँ पे, हाँ, क्योंकि कोई फीचर अपडेट हो गया लेकिन फिर भी वो किसी ने यूआरएल या यूआरआई क्लोज नहीं किया, तो उसके वजह से साइबर क्रिमिनल ने उसको मिसयूज़ करके इंफॉर्मेशन की एक्सेस कर लिया। डेटा स्क्रैपिंग, यानी एपीआई अलाउ कर रही है कि बहुत सारा डेटा डंप कर सके। सॉम्पी एपीआई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन जो कि अलाइव है, एक्सेसिबल है, लेकिन डिलीट नहीं हुआ है, ये डेप्रिकेटेड एंड पॉइंट को ही कहा जाता है एक्चुअली। उसके अलावा लेगेसी एपीआई का अब्यूज़ की ऐसी एपीआई जो एक्टिवली मेंटेन नहीं है लेकिन लोग भूल गए, ओके। उसके अलावा लॉजिक फ्लॉज, इसमें क्या होता है कि आपने एपीआई एज ए डेवलपर आपने एपीआई एक्सपोज कर दी लेकिन आपने कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बनाया, उसकी वजह से हो सकता है कि साइबर क्रिमिनल्स बाईपास कर सकते हैं। और इसके लिए ओवैप्स ने ना टॉप 10 एपीआई सिक्योरिटी बना रखी है, आप उसको गूगल करिए, मैं पूरी लिस्ट नहीं दूंगा, मेरे माइंड मैप में वो लिस्ट अवेलेबल है। मगर अगर आप ओवैप्स एपीआई सिक्योरिटी टॉप 10 में लगी तो इसमें बहुत
जो सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड एपीआई वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो लिस्टेड है और वो सबको चेक करना चाहिए एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के बारे में, किस तरह के सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं। तो जितने भी रिपोर्ट आई हैं उसमें मैंने एनालाइज किया कि जो एपीआई का मिसयूज होता है उसकी वजह से डेटा का एक्सपोजर हो सकता है, अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, मिसकॉन्फिगर्ड एपीआई पे अटैक हो सकता है, फेक अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, एपीआई का इंजेक्शन अटैक हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, कंटेंट का स्क्रैपिंग हो सकती है। और जो सबसे कॉमन एपीआई के अटैक वेक्टर्स होते हैं उसमें बिजनेस लॉजिक अब्यूज नंबर 1 पे है, उसके अलावा डेटा लीकेज नंबर 2 पे है, पार्ट ट्रेवल्स है, प्रोटोकॉल मैनिपुलेशन, स्किल इंजेक्शन, क्रॉस साइट शिफ्टिंग, ऑथेंटिकेशन बाईपास, स्पैम, इस तरह के बहुत सारे अटैक वेक्टर्स है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है कॉमन है वो बैंकिंग और फाइनेंस से सबसे ज़्यादा हिट आता है। सेकंड है ई कॉमर्स और रिटेल। बैंकिंग एंड फाइनेंस इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वॉलेट्स वहाँ यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा पेमेंट, हर चीज़ का पेमेंट आजकल बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनीज के थ्रू होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ऑफकोर्स वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा अटैक होता है। ई कॉमर्स क्योंकि लोग ई कॉमर्स पोर्टल पर अटैक करके फ्री गुड्स अपने आप को डिलीवर करना चाहते हैं, डिस्काउंट कूपन कोड को चलाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये सब साइट्स पे एपीआई कॉल्स का अब्यूज के बारे में डेटा होता है। अब एक इंसिडेंट बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में सितंबर 2022 के अंदर जो वहाँ की सबसे नंबर 2 की टेलीकॉम कंपनी है, जैसे हमारे एयरटेल जियो है, उसी तरह वहाँ पे ऑप्टस है और ऑप्टस को करीब $140 मिलियन का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ अ ब्रीच। अब ब्रीच कैसे हुआ कि जो उन्होंने एपीआई एक्सपोज कर रही थी वो अनप्रोटेक्टेड और पब्लिकली एक्सपोज थी, इंटरनेट पे थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस एपीआई में कोई भी यूज़र बिना किसी ऑथेंटिकेशन के अपनी कनेक्शन बना सकता था और उसकी वजह से कुछ 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस का डेटा लीक हुआ। ओके, तो इस अब उन सब यूजर्स को सिक्योरिटी देने के लिए, उनको नए डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट इशुएंस के अराउंड उनको $140 मिलियन की का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं एपीआई सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस। तो नंबर 1 है कि आप एपीआई के अटैक सरफेस समझें कि कौन सी एपीआई अवेलेबल है, ताकि आपको एक्सीडेंटल और नॉन एपीआई एक्सपोजर पता करें। आपको एपीआई इन्वेंट्री और इसका असेसमेंट करना चाहिए कि कौन सी एपीआई इंटरनली और एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव है और लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन यूज़ कर रहा है, डिपार्टमेंट क्या है, और उनका इसका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद एपीआई थ्रेट डिटेक्शन की, जो रियल टाइम में एपीआई पे ट्रैफिक आ रहा है उसको उसमें डिटेक्ट करना कि कोई किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, कहीं वो डेटा लीक तो नहीं कर रहा है, कोई और कॉमन अटैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। फिर एपीआई का रिस्पॉन्स कैसे जा रहा है, अनऑथेंटिकेटेड एपीआई है नहीं है, वीक एपीआईज हैं क्या, और इन सब की लॉगिंग वगैरह होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन रन टाइम एपीआई सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होनी चाहिए, जो कि इनिशियल उनका डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। शिफ्ट लेफ्ट स्ट्रैटेजी एसेंशली कि हम एपीआई की सिक्योरिटी की हमेशा टेस्टिंग करें इससे पहले कि वो एप्लीकेशन को हम प्रोडक्शन में पुश करें। ठीक, तो ये कुछ मिनिमम सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस है। अब एपीआई सिक्योरिटी का मार्केट लैंडस्केप क्या है। तो एक तो एपीआई सिक्योरिटी डेवलप कुछ सालों में है और बहुत सारी कंपनीज है जो बिजनेस इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इसमें एंटी एंटीबॉट, डीडॉस प्रिवेंशन, वैफ प्रिवेंशन, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, इस तरह के फीचर्स सब प्रोवाइड करते हैं। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करते हैं, अटैक सरफेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी करते हैं, कुछ एंटी फ्रॉड कंपनीज भी करती हैं। और साथ ही साथ ऐसे वेंडर्स जो सबसे कॉमन है वो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेंडर्स, जिसमें कि जैसे अकमाई है, अकमाई के पास ऐप एंड एपीआई प्रोटेक्टर है, रिसेंटली उन्होंने नो नेम सिक्योरिटी एक्वायर करी है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा इम्पर वन के, जिसका जो एप्लीकेशन फायर है उनकी एपीआई सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है। चेक पॉइंट के पास भी एक एपीआई सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है। F5 के पास भी एपीआई सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है। ज़्यादातर कंपनी के पास अपनी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए। उसके अंदर ये लोग या उसके साथ एपीआई सिक्योरिटी भी देते हैं। ओके, एसेंशली ऐप वैफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए और एपीआई सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर एपीआई सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे अमेजॉन है, गूगल है, इन सब की सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है जो कि एपीआई सिक्योरिटी देती है। उसके बाद कुछ डेडिकेटेड कंपनी है जो कि एपीआई सिक्योरिटी फोकस्ड है।
उन्होंने इसको एक्वामाइन ने एक्वायर कर लिया, ट्रेसेबल है, सॉल्ट सिक्योरिटी है, सीक्वेंस है, फाइटेल है, एक्सेट्रा। उसके अलावा क्लाउड एंड एपीआई गेटवे वेंडर्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं क्लाउड एंड वेब वेब एप्लीकेशन एंड एपीआई सिक्योरिटी, ये वेब एक मार्केट है जो कि एपीआई गेटवेज और साथ ही साथ एपीआई सिक्योरिटी देते हैं। ओके, जिसमें कि एडब्ल्यूएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, टेंसेंट, ऑरेकल, कॉन्ग, अकामाई, क्लाउडफ्लेयर, फास्टली, ये सब देते हैं। और इसमें ना बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि वेब एप्लीकेशन और एपीआई को एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं। और ये सबसे बड़ा अ, मेरे को लगता है कि ये जो सेगमेंट ऑफ प्रोवाइडर्स ही एंड टू एंड यूज के सबसे ज़्यादा कवर करते हैं ओके आज की डेट में। तो जिसमें अगर मैं मिनिमम कैपेबिलिटीज़ की मैं बात करूं तो उसमें बॉट मैनेजमेंट है ताकि बॉट का ट्रैफिक हैंडल हो सके, डीडॉस मिटिगेशन, प्रोटेक्शन, एपीआई सिक्योरिटी एंड ग्राफ, ये होता है मिनिमम। उसके बाद कुछ और फीचर्स हो सकते हैं जैसे एपीआई थ्रेट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, इवन कोरिलेशन, क्लाइंट साइड रिकमेंडेशन, एपीआई पोस्चर मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, एक्सेस मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, थ्रेट इंटेलिजेंस, फ्रॉड प्रिवेंशन। और उसके बाद और फर्दर डीएनएस सिक्योरिटी, मोबाइल एसडीके, ऑटो डिस्कवरी एंड privacy aspects of API, CDNs, distributive app service, ये कुछ ऑप्शनल कैपेबिलिटीज होती हैं एज पर गार्टनर। बट मुझे लगता है वेब प्रोवाइडर्स हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा एंड टू एंड सिक्योरिटी ऑफर करते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे आप अगर CDN यूज़ कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं वेब की बात, प्रोवाइडर्स की बात करूँ तो दो टाइप के वेब प्रोवाइडर्स हैं। स्टैंड अलोन क्लाउड वाले वेब, ऐसे जिनके पास सीडी नहीं है पर ये पूरी सिक्योरिटी देते हैं। जो मैंने ऊपर पहले फीचर्स मेंशन किए वो सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। और ऐसे वेब प्रोवाइडर्स जो कि CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी देते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी देते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, इन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ना बहुत सारे जोग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं, ऐसी लोकेशंस होते हैं जहाँ पे वेब कंटेंट को फास्टेबल डिलीवर किया जा सकता है। और उसके अलावा सिक्योरिटी। तो इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि अगर आप एटलीस्ट जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो प्रोवाइडर्स, वो बिजनेसेस ना हमेशा वेब यूज़ करते हैं आमतौर पे। और उन वेब के अंदर वो एम्बेडेड सिक्योरिटी यूज़ करते हैं ना। क्या वो सारे फीचर ऑफर करते हैं? नहीं। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया अकामाई ने नेम सिक्योरिटी का एक्वायर किया था क्योंकि उनके पास एपीआई सिक्योरिटी फीचर्स है लेकिन वो बेसिक थे, तो उन्होंने एक डेडिकेटेड कंपनी कर ली जो कि वो फीचर लेके आएगी। ओके, तो ये थे वेब प्रोवाइडर्स। उसके अलावा अब जो पिछले कुछ सालों में हो रहा है वो सीनैप, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। जो इन लोगों को नहीं पता वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं सीनैप के ऊपर। ये लोग भी अब एपीआई सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ देयर एंड टू एंड सिक्योरिटी, क्योंकि एपीआई एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एपीआई सिक्योरिटी भी अब सीनैप का प्लेटफॉर्म का पार्ट होता जा रहा है। और लोग सीनैप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो एंड टू एंड एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे सिक्योरिटी यूज केस को मैनेज कर सकें। ओके, तो ये है लैंडस्केप की कौन आज की डेट में एपीआई सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है। उसके अलावा चलिए लास्ट चीज़ हम ये समझते हैं कि एपीआई और ऐप सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। तो जैसे जैसे आप समझ गए होंगे अब तक, एप्लीकेशन सिक्योरिटी का काम है आपकी पूरी एपीआई एप्लीकेशन को सिक्योर करना। एपीआई सिक्योरिटी का काम है कि किस तरह से दो एप्लीकेशंस आपस में बात कर रही हैं उसकी सिक्योरिटी देखना। तो ऐप पूरी एप्लीकेशन को देखती है और एपीआई सिक्योरिटी सिर्फ एपीआई को देखती है, दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप एंड टू एंड सिक्योरिटी कर रहे हैं तो आपको एपीआई सिक्योरिटी और फुल ऐप सिक्योरिटी लगेगी। ओके, उसके अलावा ऐपसेक के अंदर जो सबसे कॉमन तरीका होता है सिक्योरिटी के लिए कि बिल्ट टाइम की सिक्योरिटी, जिसके अंदर आप सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डेवसेकऑप्स, सास डास टूल्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा रन टाइम सिक्योरिटी के लोग वैप यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि फ्रंट एंड पे जो ट्रैफिक आ रहा है एप्लीकेशन के पास या एप्लीकेशन के स्टैक पे जो भी पब्लिकली एक्सपोज है उस ट्रैफिक को हैंडल करके उसको ब्लॉक करते हैं। ओके, और जो एपसेक जो कम बस होता है उसका फोकस होता है पूरा एप्लीकेशन का कोड, जिसमें अ, पूरी एप्लीकेशन जिसके अंदर एप्लीकेशन कोड, यूजर इंटरफेस, डेटा स्टोरेज, बैकएंड प्रोसेस, सब कुछ। और उसमें जो थ्रेड्स हो सकते हैं वो है एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अनवैलिडेटेड यूजर इनपुट, इनसिक्योर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, malicious कोड रेफरेंसेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैम्प्ट, कोड रिव्यूज एक्सेट्रा। और जो मैंने और चीज़ बताई वो सब टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप सिक्योर करते हैं। एपीआई सिक्योरिटी का फोकस होता है कम्युनिकेशन चैनल्स, डेटा एक्सचेंज के लिए बिटवीन एप्लीकेशन,
और उसके जो थ्रेट्स होते हैं उसमें जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, authorization, insecurity exposure, DOS attacks, improper API inventory management, unauthorized access to API, DOS attacks, data leaks, etc. और किस तरह से सिक्योर करते हैं, जो मैंने पहले बताया, API गेटवेज, एक्सेस कंट्रोल, टोकन सर्टिफिकेट्स, डेटा इंक्रिप्शन, API रेट लिमिटिंग, API सिक्योरिटी टूल्स, इस तरह से। तो ये डिफरेंस था API सिक्योरिटी और ऐप सिक्योरिटी का। विद दैट, थैंक यू सो मच। आई नो थोड़ा लंबा हो गया था। अगेन मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों को, आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और साथ ही साथ मेरी सोर्सेज का, जिनकी वजह से मैंने सारा कंटेंट प्रिपेयर किया है, गार्टनर है, परवा है, अकमाई है, F5 है, डायनावोल्ट है, नो नेम है, एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।